A very good morning to all of you. Welcome to the online classes organized by the IRB Convent School. My name is Pragati Divedi and I am here to take your history classes. Today in our history portion, we will start a new chapter, that is chapter number 5, Kingdom, Kings and Early Republic. Okay, so what do you understand by Kingdom, Kings and Early Republic? हम लोग आज लोग किंग्स के बारे में पढ़ेंगे, उनके किंगडम्स के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे पास्ट में किस तरीके से किंगडम्स बना करते थे, किस तरीके से किंग्स उस पर रूल किया करते थे और क्या क्या पुराने के टाइम पे क्या क्या रूल्स और रेगुलेशंस और क्या क्या टैक्सेस या रेवेन्यूज या क्या क्या फॉर्म्स या किस तरीके के सिटीज वगैरह हुआ करती थी. ओके, सो लेट्स स्टार्ट दी चैप्टर. हाउ सम मेन बिकम रूलर्स. अब हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि जो कुछ लोग थे, रूलर्स कौन होते हैं, आखिर वो एक मेन ही होते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वील गेट टू नो अबाउट कि कैसे मेन रूलर बने. हाउ द मेन बिकेम रूलर. जो लोग थे उन्हें एज अ रूलर क्यों जाने लगा, वो ऐसा क्या काम किए जिसकी वजह से वो रूलर बन गए, मीन्स शासक बन गए. ओके, so choosing leaders or rulers by voting is something that has become common during the last years or so. तो जो रूलर्स को चूज करना वोट करके, ये तो पास्ट के टाइम पे बहुत ही ज्यादा कॉमन चीज हो गई थी. बट जो मेन थे वो कैसे रूलर बनना करते थे, ये कैसे किया करते थे. तो सम ऑफ द राजाज वर रेड अबाउट इन चैप्टर 4. चैप्टर 4 में हम लोगों ने कुछ राजाज के बारे में पढ़ा कि वो राजा कैसे थे और कैसे वो लोग सेलेक्ट होते थे और उन्हें हम लोग क्या कहते थे, दे आर चूजन बाई दी जना जिसे हम कहते हैं, लोगों द्वारा, वो पीपल्स द्वारा वो चूज किए जाते थे. बट अराउंड 3000 years ago, आज से 3000 साल पहले, we find the changes taking place in the ways in which राजाज were chosen. मतलब कि पहले के टाइम पे क्या होता था, आज से 3000 साल पहले की जो राजा हमारे थे वो किसी और तरीके से चूज किए जाते थे. The अश्वमेधा और हॉर्स को ही अश्वमेधा कहते हैं. तो अश्वमेधा sacrifice was one of the such rituals. Means अश्वमेधा का सैक्रिफाइस, हॉर्स का सैक्रिफाइस, इसमें से एक रिचुअल हुआ करता था. मीन्स परंपरा या रिवाज हुआ करता था कि इसके बेसिस पे लोग रूलर्स बनेंगे. A horse was let loose to wander freely and it was guarded by the raja's men. If the horse wandered into the kingdoms of other rajas and they stopped it, they had to fight. If they allowed the horse to pass, it meant that they are accepted that the raja who wanted to perform the sacrifice was stronger than them. तो अश्वमेधा जो एक हॉर्स था, उन्हें वो लोग दूसरे किंगडम्स में, दूसरे प्लेसेस में क्या करते थे, छोड़ देते थे. और अगर वहां के लोग उस हॉर्स को रोकते थे तो फिर क्या होती थी, दो किंगडम्स के बीच में लड़ाइयां होती थी. और अगर वहां के लोग, उस जगह के लोग, उस किंगडम के लोग, उस या राजा क्या करते थे, उस हॉर्स को पास कर देने मतलब पास हो जाने देते थे. तो इसका मतलब ये होता था कि जो हमारी प्रजा है वो वहां की प्रजा से ज्यादा स्ट्रांग है. ओके, so these rajas were then invited to the sacrifice, which was performed by specially trained priests who were rewarded with gift. The raja who organized the sacrifice was recognized as being very powerful and all those who came brought gifts for him. क्या होता था, जब ये जो रिचुअल था ये कंप्लीट होने के बाद जो राजा सेलेक्ट होता था उसके सैक्रिफाइस के लिए, उसको सेलेक्ट करने के लिए, जो भी उसको किंगडम को एज अ राजा अपॉइंट करने के लिए जो प्रीस्ट होते थे वो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट होते थे और उन्हें बहुत सारे गिफ्ट्स वगैरह मिला करते थे. और जितने भी लोग इस सेरेमनी में आते थे, दे ऑल यूज्ड टू ब्रिंग गिफ्ट फॉर राजा. द राजा वाज द सेंट्रल फिगर इन दीज रिचुअल्स. ही ऑफन हैड अ स्पेशल सीट, अ थ्रोन और अ टाइगर स्किन. His chariot, who was his companion in the battlefield, was witnessed his exploits, chanted tales of the glory. His relatives, especially his wives and sons, had to perform a variety of minor rituals. The other rajas were simply spectators who had to sit and watch the performance of the sacrifices. Priests performed the rituals, including the sprinkling of sacred water, means pure water, okay, on the king. The ordinary people, the wish or Vaishyas, also got gifts. However, some people, such as those who were regarded as Shudras by the priests, were excluded from many rituals. So अभी क्या हुआ, पहले तो प्रोसीजर हुआ, जो रिचुअल होता था अश्वमेधा वाला, उससे राजा अपॉइंट किए जाते थे. अब राजा जब सेलेक्ट हो जाते थे तो उनके सैक्रिफाइसेस के लिए और बाकी जो उनके रिचुअल्स होते थे वो सारे रिचुअल्स कैसे होते थे कि
उन्हें एक स्पेशल सीट मिलती थी, जैसे राजगद्दी हम लोग कह सकते हैं, जिसपर टाइगर वगैरह बना हो या टाइगर की स्किन हो, और बैटल फील्ड में जो उनके चैरियट या जो कंपेनियन वगैरह रहते हैं वो सारे वहां पे प्रेजेंट रहते थे। बहुत सारे रिलेटिव्स आया करते थे उसमें, जब राज सिंहासन होता था, राजगद्दी कोई राजा को मिलती थी, और साथ ही साथ उनके जो वाइफ और बच्चे, स्पेशली जो उनके क्लोज रिलेटिव्स हैं, जो क्लोज फैमिली मेंबर्स हैं, वो लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिचुअल्स को परफॉर्म करते थे। ठीक है। और जो बाकी के राजा होते थे उन्हें भी बुलाया जाता था, जो अदर किंगडम के राजा होते थे, दे वर कॉल्ड टू स्पेक्टेट, मींस देखने के लिए, ये सारी परफॉर्मेंस को देखने के लिए उन्हें बुलाया जाता था। और जो रिलेटिव्स होते थे या जो अदर जो कास्ट के लोग होते थे वो लोग भी आते थे, और साथ ही साथ राजा के लिए गिफ्ट वगैरह भी लाते थे। कुछ कास्ट के लोग जो जैसे शूद्रास वगैरह थे, ये सारे लोग सेरेमनी में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे, इन्हें अलाउ नहीं किया जाता था सेरेमनी में, उन्हें इन सेरेमनी से बाहर रखा जाता था। ओके, तो नाउ वी विल स्टडी अबाउट दी जनपद। Okay, what are janpads and what are mahajanpads? So first of all, we will go towards the janpads. The rajas who perform these big sacrifices, वो राजाज जो इतने बड़े बड़े sacrifices को perform करते थे, ये सारे rituals को perform करते थे, were now recognized as being rajas of janpad. तो यही rulers या यही राजाज जो इसमें sacrifice perform करते थे, these all are known as the राजा ऑफ दी जनपद, जो हमारे जनपद से उसके राजा उन्हें माना जाता था। The word जनपद literally means the land where the jana set its foot or settled down. Means जनपद का मतलब क्या होता है कि ऐसा प्लेस या वो जगह जहाँ पे जो राजा है उन्होंने अपनी धाक जमा ली हो, कह सकते हैं, या तो उसे गेन किया हो, सेटल डाउन किए हो, गेन किए हो, या अपने पैर रखे हो, मीन्स वो जगह उनके नाम पे established की गई। Okay, archaeologists have excavated a number of settlements in these janpads, such as Purana Kila in Delhi, Hastinapur near Meerut, and Atraji Khera near Etah. They found that the people lived in huts and kept cattle as well as other animals. They also grew a variety of crops like rice, wheat, barley, pulses, sugarcane, sesame, and मस्टर्ड। तो अब जो जनपद में लोग रहते थे वो कैसे हुआ करते थे, मीन्स वहां का रहन सहन कैसा था, वो लोग क्या खाते थे, तो जो देखा गया, जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने जो डिफाइन किया है, उन्होंने ये बताया है कि जनपदास के लोग थे, दे यूज्ड टू लिव इन दी हट, वो हट में रहते थे, और उनके पास कैटल्स वगैरह भी थे और अदर एनिमल्स भी थे, और जो क्रॉप वो लोग ग्रो करते थे और खाते थे, दे वर राइस, चावल, आटा, गेहूं, बार्ले, जौ, pulses means दाल, sugarcane means गन्ना, sesame means तिल, and mustard means सरसों। तो ये सारे चीजों की खेती भी हुआ करती थी। They made earthen pots. Earthen pots means जो मिट्टी के घड़े वगैरह होते हैं, मटके होते हैं, वो लोग ये बनाया करते थे। Some of these were grey in color, others were red. और जो ये घड़े हुआ करते थे, ये कुछ ग्रे कलर के हुआ करते थे और कुछ उसमें से रेड कलर के हुआ करते थे। One special type of pottery found at these sites is known as painted graveware. और एक स्पेशल टाइप की पॉटरी जिसे हम कह सकते हैं, मतलब मिट्टी की कलाकारी जो होती है, जहाँ पे मिट्टी की सारी चीजें बनती है, तो उनमें से एक क्या थी, पेंटेड ग्रेवेयर। उसे क्या कहा जाता था, किस नाम से जाना जाता था, पेंटेड ग्रेवेयर, जो हमारे जनपद में ही मिला करती थी। As is obvious from the name, these grey pots had painted designs, usually simple lines or geometric patterns. तो हम अब इसमें जो ये मैंने पेंटेड ग्रे वेयर बताया, तो इसमें नाम से ही पता चल रहा है कि जो कलर होता है, जितने भी ये इसके जो वेयर्स होते हैं, उनका कलर क्या था, ग्रे कलर का था, और उसमें कुछ डिजाइन, सिंपल डिजाइन या लाइंस या ज्योमेट्रिकल पैटर्न वगैरह बने हुए होते थे। तो दिस इज ऑल अबाउट दी जनपद। ये जो जनपद थे, वो जो कुछ रूलर थे, उनको एक एरिया मिला जहाँ पे वो आके सेटल हुए, और जो राजाज थे, दे बिकेम दी राजा ऑफ दी जनपद। वही रूलर जो क्या कहते हैं कि आके सेटल्ड हुए हैं किसी लैंड पे, अपनी जगह जहाँ उन्होंने बनाई है, तो उन्हें कहा क्या गया, जनपद का राजा कहा गया है। और जो जनपद के लोग थे वो किस में रहा करते थे, हट वगैरह में, झोपड़े वगैरह में रहा करते थे, उनके पास एनिमल्स, कैटल्स हुआ करते थे, और उनके पास और भी खाने की बहुत सारी चीजें, उन्होंने व्हीट, राइस, मेज, पल्सेस, इन सारी चीजों की वो खेती भी किया करते थे। नाउ वी विल स्टडी अबाउट महाजनपद। व्हाट आर महाजनपद? About 2,500 years ago, some janpadas became mahajanpadas. तो जब
2500 साल पहले क्या हुआ कि जो कुछ जनपद थे, सम जनपदाज बिकम दी महाजनपद, उन्हें क्या कर दिया गया, महाजनपदाज में कन्वर्ट कर दिया गया. ओके, मोर इम्पोर्टेंट देन अदर्स एंड वर नोन एज महाजनपद. सम मोस्ट महाजनपदाज हैज अ कैपिटल सिटी, और ज्यादातर जो महाजनपद होते हैं उनकी एक कैपिटल सिटी होती है, मीन्स उनकी कोई सिटी होती है जो जनपद की क्या होगी, महाजनपद की कैपिटल होगी. Many of these were fortified. This means that huge walls of wood, brick or stone were built around them. Fortified means चारों तरफ से उसको किसी चीजों से घिरे हुए होते थे. मीन्स जो महाजनपद होते थे ये क्या होते थे, और घिरे हुए होते थे, मतलब कैद होते थे, बंद होते थे चारों तरफ से. और किससे बंद होते थे, ह्यूज वॉल्स मीन्स बड़ी बड़ी दीवारों से, चाहे वो ब्रिक की हो या स्टोन की हो या तो लकड़ियों की दीवारों, मतलब किसी न किसी तरीके से उसे चारों तरफ से बंद रखा जाता था. Forts were probably built because people were afraid of attacks from other kings and needed protection. और जो फोर्ट्स वगैरह, किले वगैरह आप देखते हैं बनाए जाते हैं, वो क्यों बनाए गए थे, क्योंकि जो राजा थे किंगडम के, उन्हें डर था कि जो दूसरे राजा हैं वो कहीं उन पे हमला ना कर दें, अटैक ना कर दें. That's why they made the forts. Okay, it is also likely that some rulers wanted to show how rich and powerful they are. और कुछ रूलर्स तो सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो दिखाना चाहते थे कि वो कितने ज्यादा पावरफुल हैं और कितने ज्यादा रिच हैं. That's why they had made huge buildings, huge forts and walls and other these things. Okay. Also in this way, the land and the people living inside the fortified area could be controlled more easily by the king. इस वजह से क्या होता था कि जो फोर्टिफाइड एरिया मीन्स जितने में भी पूरा घिरा हुआ एरिया, उसके अंदर जो भी लोग रहते थे वो मोस्टली किसके द्वारा रूल किए जाते थे, मीन्स टैकल किया जाता था, वो किंग के द्वारा ही कंट्रोल किए जाते थे. बिल्डिंग सच ह्यूज वॉल्स रिक्वायर्ड अ ग्रेट डील ऑफ प्लानिंग. अब इतनी बड़ी बड़ी दीवार बनाने के लिए बहुत ज्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग हुआ करती थी, बहुत ज्यादा मैन पावर लगता था, थाउजेंड ऑफ या तो लैक्स ऑफ ब्रिक्स और स्टोन्स लगते थे. So this in turn meant enormous labor provided possibly by thousands of men, women and children, and the resource had to be found for all of this. इसकी वजह से क्या हुआ, क्योंकि इतनी बड़ी वॉल्स बनाने में, सारी चीजें करने में बहुत ज्यादा मैन पावर लगता था, बहुत ज्यादा मटेरियल्स का यूज होता था, तो एक तरीके से यहाँ पे क्या प्रोवाइड हो गया, रिसोर्स प्रोवाइड हो गया. The new Raja now began maintaining armies. अब जो नए राजा थे महाजनपद में, उन्होंने क्या किया, आर्मीज मेंटेन करना स्टार्ट की, मीन्स अपनी अपनी आर्मी बनाना स्टार्ट की जिसको वो लोग फाइट करवा सकें. सोल्जर्स वर पेड रेगुलर सैलरीज एंड मेंटेन्ड बाय किंग्स थ्रू आउट द ईयर. सोल्जर्स को मंथली सैलरी दी जाती थी, जैसे हमारे अभी आर्मीज देखिए, आज के टाइम पे हमारी नेवल आर्मी, तो गवर्नमेंट ने इन सारी आर्मीज को बनाया, तो ये लोग भी मंथली पेड होते हैं. तो एट दैट टाइम दी रूलर्स ऑफ महाजनपद और जो किंग वगैरह होते थे, तो वो लोग क्या करते थे, अपनी आर्मीज बनाते थे और हर सोल्जर को मंथली सैलरी दिया करते थे और उनके मेंटेनेंस का पूरे साल ध्यान रखते थे. सम पेमेंट्स वर प्रोबेबली मेड यूजिंग पंच मार्क्ड कॉइन्स. ठीक, you can see the punch mark coins in your chapter number 8 if you want to see that. Now we will study about the taxes. क्योंकि अब क्या हुआ, लोग थे, काम होता था, सारी चीजें होती थी, तो आखिर किंग के पास में भी, या जो हमारे राजा उनके पास भी पैसा कहाँ से आएगा. दे ऑल्सो हैव नीड मनी फॉर दी वर्क, सो दे स्टार्टेड कलेक्टिंग दी टैक्सेस. उन्होंने टैक्स कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया. एज द रूलर ऑफ द महाजनपदास they needed more resources. ठीक, अब जब रिसोर्सेज ज्यादा हैं तो खर्चे भी ज्यादा होंगे. तो the rajas of महाजनपद, rulers of महाजनपद started collecting the taxes, and regular taxes ये collect करते थे. on what basis? The taxes on crops were the most important. taxes पे जो crops थे वो सबसे ज्यादा important थे. This was because most people were farmer, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो थे वो क्या थे, फार्मर थे. That's why tax, जो क्रॉप पे टैक्स लगता था वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टैक्स था. Usually the tax was fixed at 1/6 of what was produced. जो टैक्स का था वो क्या था कि जितना भी खेत में हुआ है, मतलब जितना भी प्रोडक्शन हुई है, उसका 1/6 पार्ट कहाँ जाएगा, टैक्स में जाएगा. ओके, दिस वॉज नोन एज बाघा और अ शेयर. और इसी को जो टैक्स क्रॉप पे टैक्स लिया जाता था महाजनपद के रूरल के थ्रू, उन्हें क्या कहा जाता है, दी बाघा और दी शेयर कहा जाता है.
There were taxes on crafts person as well. अब जो crafts person थे मीन्स crafts वगैरह की चीजें बनाया करते थे, अर्थनवेयर बनाया करते थे, उन पे भी टैक्सेस थे. These could have been in the form of labor. और इसे किस फॉर्म में लिया जाता था? एज अ लेबर के फॉर्म में लिया जाता था. फॉर एग्जाम्पल a weaver or a smith may have had to work for a day every month for the king. अब इनसे टैक्स कैसे लिया जाता था? अब इनसे टैक्स लेने का ये तरीका होता था कि कोई भी वीवर है या जो भी क्राफ्ट पर्सन है वो एक बार मतलब पूरा एक दिन किंग के लिए काम करेगा. हर मंथ में एक दिन वो पूरा किंग के लिए काम करेगा. Herders were also expected to pay taxes in the form of animals and animal produce. अब एनिमल्स जिनके पास है, एनिमल प्रोड्यूस जो मतलब एनिमल बर्थ होता था, तो वो लोग एज अ फॉर्म ऑफ एनिमल मीन्स वो अपना एनिमल दिया करते थे, तो इस फॉर्म में टैक्स दिया करते थे. There were also taxes on goods that were bought to and sold through trade. अब ट्रेड से जो भी गुड्स टैक्स बाहर जाता था किंगडम से या दूसरे किंगडम से अपने किंगडम में आता था, तो उस पर भी टैक्स लगता था. And hunters and gatherers also had to provide forest produce to the Raja. Okay, now what changes have occurred in the agriculture? There were two major changes in agriculture around this time. इस टाइम पे एग्रीकल्चर में दो मेन चेंजेस आए. The first one was the growing use of iron plowshares. This meant that heavy clay soil could be turned over better than with a wooden plowshare. So many more grain could be produced. क्या हुआ? जो लोहे से क्या कहते हैं प्लाइंग की जाती थी, जुताई की जाती थी, वो किससे? वुडन प्लाउशेयर से स्टार्ट की गई, लकड़ी से की गई, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो सॉइल थी वो और अच्छी कन्वर्ट हो गई और उसमें ज्यादा प्रोडक्शन होने लगा. मीन्स क्रॉप का प्रोडक्शन जो था वो और ज्यादा होने लगा पहले से. एंड सेकेंडली पीपल बिगैन ट्रांसप्लांटिंग पैडी. दिस मीन्स दैट इंस्टेड ऑफ स्कैटरिंग सीड ऑन द ग्राउंड फ्रॉम विच प्लांट्स वुड स्प्राउट, सैपलिंग वर ग्रोन एंड देन प्लांटेड इन द फील्ड. तो क्या हुआ कि बीज बोने से ज्यादा अच्छा सेकेंडली क्या हुआ कि जो फार्मर्स पहले बीज बोया करते थे ग्राउंड में, जिससे कि फिर प्लांट्स जर्मिनेट होते थे और ग्रो करते थे, इसकी जगह पे सैपलिंग बोने जाने लगी और फिर उन्हें ग्राउंड में प्लांट करने का मीन्स पौधे छोटे छोटे लाते गए और उसे फिर ग्राउंड में प्लांट करते गए, जिससे कि क्या हो जाए, फील्ड में इजिली खेती हो सके और जल्दी काम हो सके. दिस लेड टू इंक्रीज प्रोडक्शन एज मेनी मोर प्लांट्स सर्वाइव. और इससे क्या हुआ कि जो हमारा प्रोडक्शन हुआ वो इंक्रीज हो गया. क्यों? क्योंकि इसकी वजह से सैपलिंग की वजह से जो प्लांट्स थे, कुछ प्लांट्स मर जाते थे या कुछ बीज जर्मिनेट नहीं होते थे, इसकी वजह से ज्यादा प्लांट्स क्या होने लगे? जर्मिनेट होने लगे. जनरली स्लेव मैन एंड वुमेन we known as das or dasis and landless agricultural laborers had to do this work. तो ये काम कौन करते थे? जो दास और दासियां होते थे और ऐसे लेबर्स जिनके पास में लैंड नहीं होती थी, they all used to do these work. Now we look about Magadha and Vajji. These are the two powerful kingdoms. So first of all we will study about Magadha. Magadha became the most important Mahajanpad in about 200 years. तो ही 200 साल में ही जो मगधा था वो एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल और बहुत ही ज्यादा important महाजनपद कंसिडर हुआ. Many rivers such as Ganga and Son flowed through Magadha. और कौन सी रिवर मगधा किंगडम से फ्लो करती थी? गंगा एंड Son river. This was important for transport, water supplies, making the land fertile. Magadha region is important for in this field of water supplies, transportation के लिए और मेकिंग लैंड फर्टाइल में जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए. पार्ट्स ऑफ मगधा वर फॉरेस्टेड. और जो मगधा का बहुत मोस्ट ऑफ द पार्ट था वो क्या था? जंगल था, मीन्स फॉरेस्टेड था. एलिफेंट्स विच लिव्ड इन द फॉरेस्ट could be captured and trained for the army. और जो एलिफेंट्स इस फॉरेस्ट में रहा करते थे उन्हें क्या किया जाता? कैप्चर किया जाता था, मीन्स पकड़ा जाता था, उन्हें ट्रेंड किया जाता था आर्मी के लिए, मीन्स युद्ध वगैरह के लिए उनको तैयार किया जाता था. फॉरेस्ट ऑल्सो प्रोवाइड वुड फॉर बिल्डिंग हाउसेज. और फॉरेस्ट से क्या मिलता था? लकड़ियां मिलती थी जिससे कि चैरियट रथ बना करते थे, हाउसेज घर वगैरह बना करते थे और कार्ट्स बना करते थे. बिसाइड्स देयर वर आयरन ओर माइंस इन द रीजन. और तो और इन सब से के अलावा मगधा रीजन में एक आयरन ओर भी थी, मीन्स लोहे की खदान थी. इन द रीजन दैट कुड बी टेप्ड टू मेक स्ट्रॉन्ग टूल्स एंड वेपन. जिसकी वजह से उस एरिया में और उस रीजन में
क्या होता था, आयरन मिलता था, तो जिसकी वजह से स्ट्रॉन्ग टूल्स और वेपन्स भी बनाए जाते थे। मगधा हैज टू वेरी पावरफुल रूलर्स, मगधा रीजन में दो पावरफुल रूलर्स भी थे। कौन कौन से? बिंबिसारा एंड अजातशत्रु। बिंबिसारा एंड अजातशत्रु आर द टू मेन पावरफुल रूलर्स ऑफ द मगधा किंगडम। ओके, who used all possible means to conquer over जनपद, जिन्होंने अपने सारे मीन्स पॉसिबल जितने भी इनके हाथ में जितना भी एक तरीके अपना सकते थे, इन्होंने सारी पॉसिबल कोशिश की जिससे कि ये जनपद पे भी रूल पा सके। महापद्मा नंदा was another important ruler beside Bimbisara and Ajatashatru. Mahapadmananda was also an important ruler of the Magadha kingdom. He extended his control up to the northwest part of the subcontinent. और उनका जो रूल था, जो उनका किंगडम था, रूलिंग पार्ट था, वो कौन सा था? नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ दी सबकॉन्टिनेंट। सबकॉन्टिनेंट का जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट था, वहां पे किसका रूल था? दी इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ दी मगधा डायनेस्टी, दैट इज महापद्मानंदा। ओके, राजगृह बिहार वॉज द कैपिटल ऑफ मगधा फॉर 7 years। राजगृह जो है बिहार के पास की जगह, ये मगधा की कैपिटल थी फॉर दी 7 years। लेटर द कैपिटल वॉज शिफ्टेड टू पाटलिपुत्र, और बाद में क्या हुआ, जो मगधा की कैपिटल वो किसमें शिफ्ट हो गई? पाटलिपुत्र बन गई, जिसको आज की डेट में पटना कहा जाता है। मोर देन 2300 years ago, a ruler named Alexander, who lived in Macedonia in Europe, wanted to become a world conqueror. Of course, he did not conquer the world, but did conquer parts of Egypt and West Asia and came to Indian beings. अब 2300 साल पहले क्या हुआ कि एक रूलर था जिसका नाम अलेक्जेंडर था। उसका क्या था, उसको ये चाहती कि वो पूरे वर्ल्ड में शासन करे। ही वांटेड टू कॉन्कर द होल वर्ल्ड, बट इट्स नॉट पॉसिबल। वो पूरे वर्ल्ड में तो कॉन्कर नहीं कर पाया, बट इजिप्ट और वेस्ट एशिया के कुछ पार्ट्स में उनका शासन था। When he wanted to march for the eastward, his soldiers refused। और जब उन्होंने ईस्ट की तरफ बढ़ने के लिए ऑर्डर दिया या कोशिश किया, डिस्कशन किया, उनके जो सोल्जर्स थे, they refused, उन्होंने मना कर दिया। They were scared as they had heard that the rulers of India had vast armies of foot soldiers, chariots and elephants। उन्होंने क्यों मना कर दिया? क्योंकि उन्होंने सुना था कि जो इंडियन आर्मीज हैं, जो इंडियन के पास क्या है, एक तो वास्ट आर्मीज हैं, साथ में साथ उनके पास चैरियट्स हैं, एलिफेंट्स हैं और बहुत सारे सोल्जर्स हैं। तो वो उनसे, अगर उन्हें पता है कि वो नहीं जीत पाएंगे, तो फिर वो क्यों उस गड्ढे में कूदे? तो दैट्स व्हाई द आर्मीज एंड द सोल्जर्स refused that they will not conquer on the east of the continent. Okay, now we'll study about the Vajji. While Magadha became a powerful kingdom, Vajji with its capital at Vaishali was under a different form of government. अब मगधा जहाँ पे एक तरफ एक पावरफुल किंगडम हो गया था, वहीं पे वज्जी क्या है, इसके कुछ अपने ही गवर्नमेंट रूल्स थे, known as गना और सांगा। इन गना और सांगा there was not one but many rulers। अब गना और सांगा में क्या होता था, यहाँ पे कोई एक रूलर नहीं होता था, बहुत सारे रूलर्स होते थे। Sometimes even when thousands of men ruled together, each one was known as राजा। और कभी कभी क्या होता था कि एक साथ अगर 1000 लोग भी रूल कर रहे हैं किसी किंगडम पे, तो उन सबको ही राजा जाना जाता था। ठीक, तो वहां पे ये रूल था। They also met in assemblies and decided what had to be done and how to discussion and debate। उन्होंने एक असेंबली बुलाई जिसमें उन्होंने डिस्कशन किया कि क्या किया जाए और किस तरीके से, बहुत सारे डिबेट्स हुए, डिस्कशंस हुए कि किस तरीके से इस चीज को हम लोग क्या करें, हटाएं। कि मतलब अगर 1000 लोग कहीं पे रूल कर रहे हैं, तो वो हजारों लोग राजा थोड़ी हो सकते हैं। So that's why many debates और discussion इस चीज पे हुए। गना is used for a group that has many members। गना किसके लिए यूज होता है? ऐसे ग्रुप के लिए जिसमें बहुत सारे मेंबर्स होते हैं। और संघा is the organization or the association। Okay, so if they were attacked by an enemy, they met to discuss what should be done to their threat। However, women, dasas and kamkaras could not participate in these assemblies। Both the Buddha and Mahavira belong to Ganas and Sanghas। Some of the most vivid descriptions of life in the Sanghas can be found in Buddhist books। अब क्या हुआ कि जो बुद्धा और महावीरा थे, ये भी वज्जी मीन्स जो हमारे घना और सांघा के ही पार्ट रह चुके हैं, मीन्स ये भी उससे बिलोंग करते थे, वो भी इसी के एक मेंबर थे।
क्या हुआ कि हम लोग बुद्धिस्ट बुक में इसके बारे में और डिस्क्रिप्शन में जान सकते हैं कि क्या रूलिंग पावर थी, कैसे बुद्ध या महावीर जी कैसे उन्होंने अटेन किया, कैसे रूल किया, क्या क्या किया. सो यू मे स्टडी मोर अबाउट दी घना एंड सांगा इन बुद्धिस्ट बुक. मोरओवर द फर्स्ट थिंग और द रूलिंग थिंग, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन वज्जी इज, जहाँ एक तरफ मगधा एक बहुत ही पावरफुल किंगडम बन चुका था, वहीं दूसरी तरफ वज्जी में क्या था कि वहां पे जितने लोग हैं वो सभी के सभी एज अ रूलर काम करते थे. मीन्स सारे मेंबर्स, एक तो बहुत सारे मेंबर्स होते थे और हर मेंबर मतलब अपना ही एसोसिएशन होता था. वो हर ही इंसान अगर वहां पे कोई भी रूल कर रहा है तो वो राजा ही है. ओके, नाउ राजाज ऑफ पावरफुल किंगडम ट्राइड टू कॉन्कर द संघात. अब सीधी सी बात है, अगर हर कोई राजा ही बनेगा तो फिर तो किंगडम कितनी भी होगी वो एक वीक किंगडम बनेगी. तो बहुत सारे पावरफुल राजा ने क्या किया, that they attacked on the Sanghas. Nevertheless, these lasted for a very long time till about 1500 years ago, when the last of the Ganas and Sanghas was conquered by the Gupta rulers. Okay, so at last, ठीक है, 1500 साल तक तो ऐसे कुछ चलता रहा, but at last जो रूलिंग पर्सन थे, जो रूलर्स थे हमारे गुप्ता रूलर्स, उन्होंने लास्ट कॉन्कर किया था गनाज और संघास को, और उसके बाद से ये चीज खत्म हो गई. मीन्स ये किंगडम खत्म हो गया. गनाज एंड संघास के जो लास्ट रूलर थे वो कौन से थे, गुप्ता रूलर्स थे. सो इफ एनीवन विल आस्क यू दैट दी हु कॉन्कर्ड द लास्ट एट गनाज और संघास, यू कैन टेल दैट गुप्ता रूलर्स आर दी लास्ट वन हु रूल्ड और कॉन्कर्ड ऑन गनाज एंड संघास. So this was the all chapter all about the kingdom, kings and their early republics. कि पहले के टाइम पे कैसे लोग होते थे, कैसे किंग्स बनते थे, कैसे किंगडम्स लोगों के बीच में डिवाइड होते थे. जनपद आया पहले हमारा, फिर जनपद के ही कुछ एरियाज महाजनपद में कन्वर्ट हो गए. महाजनपद में जब लोग आए तो वहां पे रिसोर्सेज ज्यादा हुए तो उनपे टैक्स लगना स्टार्ट हो गया. एंड टैक्सेस के बाद क्या हुआ कि जो महाजनपद के ही कुछ जगहों के बारे में बात की गई, जिसमें से दो थे मगधा और वज्जी, जिसमें से मगधा एक तरफ बहुत ही ज्यादा पावरफुल किंगडम हो चुका था, क्योंकि वहां पे जो किंग थे वहां पे एक ही रूलर था और वो पूरा शासन वगैरह हुआ करता था बहुत अच्छी तरीके से. खाने की चीजें थी, लोग एक दूसरे की बात सुनते थे और कॉन्करर्स बहुत सारे होते थे. रूलिंग मतलब एक स्ट्रॉन्ग रूलिंग किंगडम बन चुका था. यहाँ पे बहुत सारे बिंबिसारा और अजातशत्रु जैसे पावरफुल रूलर्स पाए गए इस किंगडम में. बट इंस्टेड वज्जी में क्या था कि वज्जी में एक अलग ही गवर्नमेंट फॉर्म चल रहा था. मीन्स यहाँ पे गना और संघा, गना मीन्स गना इज द थिंग और इज यूज्ड फॉर द ग्रुप ऑफ मेंबर्स, ग्रुप दैट हैज अ लॉट ऑफ मेंबर्स, एंड संघा इज द ऑर्गेनाइजेशन और एसोसिएशन. तो गना और संघा का एक फॉर्म चल रहा था जहाँ पे क्या था कि अगर थाउजेंड्स ऑफ पर्सन आर रूलिंग ओवर देयर, सो दे ऑल आर दी राजा एंड दे ऑल परफॉर्म दी रिचुअल्स टुगेदर. और वो सभी लोग, अगर 1000 लोग हैं, then all the 1000 of people will perform the rituals together. Okay, so this we have studied in this chapter, and I am stopping this chapter over here only. We will meet in our next class. Till then, thank you all of you.